जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 13th चैप्टर अणुगति सिद्धांत यानी काइनेटिक थियरी के आंकिक प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं और आज हम लोग आंकिक प्रश्न में प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। आप सभी लोग बुक खोलें और क्वेश्चंस को देखें ध्यान से। क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है। 30 लीटर आयतन वाला एक सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस भरी गई है। कोई सिलेंडर है, उस सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस भरी हुई है जिसका आयतन दिया हुआ है 30 लीटर। देखिए आयतन दिया हुआ है 30 लीटर 30 लीटर। एक काम करते हैं, लीटर को घन मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको मालूम है कि लीटर को घन मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 30 × 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। आप सभी लोग बुक खोल करके बुक में क्वेश्चंस को देखिए। अब देखिए क्या है, जिसका प्रारंभिक दाब 15 वायुमंडल। प्रारंभिक दाब, तो ऐसा करते हैं ना, प्रारंभिक आयतन को हम V1 से प्रदर्शित कर दे रहे हैं और प्रारंभिक दाब को हम P1 से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। तो P1 की जो वैल्यू आपको दी गई है वह 15 एटमॉस्फेयर दी गई है, 15 वायुमंडल दी गई है। तो वायुमंडल को हम न्यूटन प्रति वर्ग मीटर में कन्वर्ट कर देंगे और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको मालूम है कि एक वायुमंडल बराबर 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 1.013 हो जाएगा, 013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कहा जा रहा, तथा ताप देखिए प्रारंभ का टेम्परेचर भी आपको दिया है। प्रारंभ का जो टेम्परेचर है वो T1 है। प्रारंभ का टेम्परेचर T1 दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम बदल देंगे परम ताप में, तो परम ताप में बदल देंगे 27, इसमें 273 हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 300 केल्विन हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। अब ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, इसमें कुछ गैस निकाल देने पर, ज़रा ध्यान समझिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था कि सिलेंडर में पूरा ऑक्सीजन गैस भरी हुई थी लेकिन उसमें से कुछ गैस निकाल दी जाती है। जब गैस निकाल दिया जाता है तो गेज दाब का मतलब यंत्र के द्वारा मापा जाने वाला जो दाब है, ये कहा जा रहा है कि यंत्र दाब, गेज दाब गिरकर 11 वायुमंडल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बाद में का दाब आपको दिया हुआ है और बाद में का दाब आपको 11 वायुमंडल दिया हुआ है। तो ये P2 की वैल्यू हो जाएगी और ये आपको दिया हुआ है 11 एटमॉस्फेयर, 11 वायुमंडल। इसको भी हम न्यूटन प्रति वर्ग मीटर में अगर कन्वर्ट कर लें तो ये 11 × 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ताप गिर करके देखिए, इसका टेम्परेचर भी दिया हुआ है, ताप गिरकर 17 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो देखते हैं T2 की वैल्यू क्या होगी। तो T2 की जो वैल्यू है ये 17 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, इसमें हम 273 जोड़ देंगे तो ये 17 + 2 73 हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 290 केल्विन हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि ज्ञात कीजिए कि सिलेंडर में से ऑक्सीजन की कितनी मात्रा निकाली गई।
कितनी गैस निकाली गई थी, गैस की कितनी मात्रा निकली थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक चीज देखें, पहले की मात्रा हम देखें कि पहले गैस कितनी थी, यानी पहले सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस कितनी है और बाद में सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस कितनी है। तो बाद की मात्रा को पहले वाले मात्रा में से हम घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि गैस की कितनी मात्रा निकली हुई थी। तो देखें, जैसा कि आप जानते हैं, ये देखें, आपसे पूछा यही जा रहा था कि गैस की कितनी मात्रा निकली हुई है। और ज़रा देखिए, बाद में देखिए प्रारंभिक आयतन जो दिया हुआ था, प्रारंभिक आयतन आपको मालूम है कि 30 लीटर ही है। तो चले ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, जैसा कि आप जानते हैं आदर्श गैस के समीकरण से PV इजकल टू होता है म्यू RT, और म्यू जो होता है मोलों की संख्या होती है, और मोलों की संख्या होती है भार बटा में अणु भार हुआ करता है। तो चलिए अब यहाँ से अगर हम ये PV इज इक्वल टू देखें तो फिर ये वैल्यू जो मिलेगी हमको, PV इजकल टू, अगर भार स्मॉल m है ऑक्सीजन का और अणु भार कैपिटल M है तो ये हो जाएगा RT। और यहाँ से भार पूछा जा रहा है, स्मॉल m की वैल्यू पूछी जा रही है, तो स्मॉल m की वैल्यू जो होगी MPV और बटा में हो जाएगा RT। अब चलिए यहाँ पर हम सबकी वैल्यू रखेंगे, तो m ऑक्सीजन का अणुभार होगा, ऑक्सीजन का अणुभार 32 होता है, चलिए यहाँ रख देते हैं 32। और हम पहले की स्थिति में हम पहले का भार निकाल रहे हैं, तो पहले का भार निकालेंगे तो हर जगह 1 हो जाएगा, और बाद का भार निकालेंगे तो हर जगह 2 हो जाएगा। यम तो अणुभार है 32 है, ये चेंज होगा नहीं, पहले भी ऑक्सीजन गैस है बाद में भी ऑक्सीजन गैस है, इसलिए अणुभार चेंज नहीं होगा। अब P1 की जो वैल्यू आपको दी गई है 15 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ दिया हुआ है, और इसके बाद V1 जो है गैस का आयतन है, गैस का आयतन आपको दिया है 30 इंटू 10⁻⁻3 और अपान R गैस नियतांक है। तो गैस नियतांक की वैल्यू आपको मालूम है 8.31 होता है, 8.31, और इंटू T1 पहले का टेम्परेचर, पहले का जो टेम्परेचर है ये है आपका 300 केल्विन। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो देखें, एक काम किया जाए ना, 30 से अगर इसको हम कटा देंगे तो ये 10 हो जाएगा, और फिर देखिए यहाँ पर 10 से हम और किसी को कटा सकते हैं, या नहीं तो पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ये देखिए ये है 32, अंकों को पहले हम एक जगह कर लेते हैं, ये है 32 इंटू 15 इंटू 1.013, और फिर देखिए क्या मिलेगा, यहाँ 10⁵ है और ये 10⁻⁻3। हम एक काम कर देते हैं, देखिए ये 10 है तो 10 का पावर 1 हो जाएगा, और पावर 1 ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 10⁻⁻3 और -1 10⁻⁻4 हो जाएगा, और यहाँ 10⁻⁻4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 10, और ये बटा में हो जाएगा आपका 8.31। अब हम एक काम करते हैं, ऊपर नीचे हम 10 से गुणा कर देते हैं, 10 नहीं बल्कि 100 से गुणा करते हैं। तो देखिए 100 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा,
और फिर यहाँ पर ये जो 10 आप देख रहे हैं, इस 10 का अगर हम यहाँ गुणा कर देंगे तो ये दशमलव हट जाएगा। अब जानते हैं क्या करना है, इन तीनों का आपस में हमको गुणा करना है और तीनों का आपस में गुणा करके हमको 831 से भाग दे देना है। तो चलिए ज़रा देखिए, तो 15 दूना 30 होता है, 0 3 हो जाएगा और 15 तिया 45, 3 48 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 480 और गुणे हो जाएगा 1013 और बटा में हो जाएगा 831। अब 480 में 1013 का हम गुणा कर लें और देखें वैल्यू कितनी आती है, और फिर इसके बाद 831 से हम भाग दे देंगे। तो अब देखें, ये है जब इन दोनों का हम गुणा कर रहे हैं ना, तो ये 4,86,240 बटा में 831 आ रहा है। अब हम भाग देते 831 से, तो ये वैल्यू जो आएगी, ये वैल्यू लगभग आपकी 585 दशमलव, देखिए ये 585 दशमलव, ये हो जाएगा आपका 8 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि सिलेंडर में पहले जो ऑक्सीजन आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, ये वैल्यू लगभग में आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिलेंडर में जो गैस, ऑक्सीजन गैस भरी गई थी, उसकी मात्रा 585.8 ग्राम थी। अब देखिए क्या हुआ, अब उसमें से कुछ ऑक्सीजन गैस निकाल दी गई है। तो ऑक्सीजन गैस निकाली गई है तो वायुमंडलीय दाब घट गया है। तो अब देखा जाए कि ऑक्सीजन गैस निकालने के बाद द्रव्यमान कितना आ रहा है। तो पहले वाले द्रव्यमान में से बाद वाले द्रव्यमान को हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने ग्राम ऑक्सीजन निकली थी। तो अब हम यहाँ पे M2 कर देंगे और चलिए सब कुछ वही रहेगा। अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू। तो अब देखें, यम अणु भार है, ये तो 32 ही होगा। अब दाब बाद का हो जाएगा, तो बाद का दाब हो जाएगा 11 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ और V1 का मतलब ऑक्सीजन का आयतन। एक चीज आप ध्यान पूर्वक देखें, यहाँ पर जो आयतन है, आयतन की वैल्यू, अच्छा आप एक चीज देखिए, सिलेंडर में से अगर गैस निकाल दी जाएगी ना, तो सिलेंडर में गैस जितना पहले फैली थी, गैस उतना ही फैली रहेगी, यानी आयतन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पहले जो आयतन था वो 30 इंटू 10⁻³ था, तो अभी भी आयतन उतना ही होगा, 30 इंटू 10⁻³ और फिर आर तो कांस्टेंट है, आर की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। तो ये हो जाएगा 8.31 और फिर T2 बाद का टेम्परेचर है, बाद का टेम्परेचर हो जाएगा आपका 290। अब ज़रा ध्यान पूर्वक देखें, अब हम लोग इसको सॉल्व करें तो देखें यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये है आपका, हम एक काम करते हैं, 11 का 32 में गुणा कर देते हैं। तो अगर 32 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 352 हो जाएगा, 352 हो जाएगा। ये हो गया आपका 352 और फिर इसके बाद देखें 352 इंटू 3 भी है, तो 352 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 to 6 हो जाएगा और ये देखिए 3 5 15 5 फिर 1 हो जाएगा और 9 1 10, ये हो जाएगा आपका 1056। तो देखिए सीधे हम यहाँ पे कर देते हैं, 32 में 11 का गुणा करते हैं और फिर 11 में 3 का गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1056 यानी 1056 और फिर ये हो जाएगा आपका 1.013 और फिर नीचे हम आते हैं, ये है आपका 8.31 इंटू हो जाएगा 29 और देखिए यहाँ 10⁵ है और यहाँ 10⁻³ है, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻² हो जाएगा।
तो 10⁻² का मतलब 100 हो जाएगा। तो अब जो है 100 से हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन देखिए एक काम करते हैं, पहले ऊपर नीचे हम 100 से गुणा कर दे रहे हैं। तो ऊपर 100 से गुणा करेंगे, दशमलव यहाँ आ जाएगा, नीचे 100 से गुणा करेंगे, दशमलव यहाँ आ जाएगा। फिर ऊपर नीचे हम 10 से गुणा कर देते हैं, या देखिए यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं तो ये इतना हो जाएगा। अब जानते हैं क्या करना है, इन दोनों का आपस में गुणा करना है, फिर इन दोनों का आपस में गुणा करना है, और गुणा करने के बाद हमको भाग दे देना है। तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 44.44 आएगा, और फिर इसमें 10 का भी गुणा करना है, तो 10 से गुणा कर देंगे तो ये जो है 444.4 ग्राम आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो ऑक्सीजन गैस थी सिलेंडर में ये 585.8 ग्राम थे, और बाद में जब उसमें से कुछ ऑक्सीजन गैस निकाल दिया गया तो ऑक्सीजन गैस निकालने के बाद जो द्रव्यमान आता है, जो भार आ रहा है, ये 444.4 ग्राम आ रहा है। तो अब जरा देखा जाए कि कितनी मात्रा ऑक्सीजन की निकाली गई। तो ऑक्सीजन की निकाली गई मात्रा ज्ञात करने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा अगर डेल्टा एम हो तो पहले की मात्रा में से बाद की मात्रा को हम घटा देंगे तो m1 माइनस m2 हो जाएगा। तो m1 की जो वैल्यू होगी वो 585.8 है, और m2 की जो वैल्यू है ये 444.4 हो जाएगा। और इसको आप माइनस कर दीजिए तो ये आपका 141 घटा दीजिए तो 141.4 ग्राम हो जाएगा। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि कितना ग्राम जो है उसमें से ऑक्सीजन गैस निकाली गई। अगर मान लीजिए इसको किलोग्राम में बदलना चाहें तो 1000 से भाग दे दीजिए, तो 1000 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.1414 किलोग्राम हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आपसे यही पूछा गया था कि सिलेंडर से कितनी ऑक्सीजन गैस निकाली गई, तो ये हमें पता चल गया सिलेंडर से निकली हुई ऑक्सीजन गैस की जो मात्रा थी वो 0.1414 किलोग्राम थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है वायु का एक बुलबुला जिसका आयतन दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन, पहले का आयतन आपको दिया हुआ है और ये आयतन दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान दीजिए, तो आयतन हम नोट कर लेते हैं V1 की वैल्यू, और ये दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए क्या है, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे। 40 मीटर गहरी झील की तली में, अब देखिए गहराई यहाँ पर दिया हुआ है, H की वैल्यू दी गई है और ये दी गई है 40 मीटर। तो देखें 40 मीटर गहरी झील की तली में यहाँ पर H की वैल्यू दी गई है 40 मीटर। 40 मीटर गहरी झील की तली में जहाँ ताप 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर जो दिया हुआ है यह 12 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। तो देखें टेम्परेचर, अब चूंकि ये प्रारंभिक टेम्परेचर दिया हुआ है इसलिए इसको हम T1 से प्रदर्शित कर दें तो ये 12 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड में हम 273 जोड़ देंगे तो यह परम ताप में हो जाएगा, और परम ताप में हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका देखें ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा ये 285 केल्विन हो जाएगा।
अब फिर देखें आगे और क्या कहा जा रहा है आपसे, उठ करके ऊपर पृष्ठ पर आ जाता है। ये जो बुलबुला था, बुलबुला ये झील की तली में था और ये 40 मीटर गहराई पर नीचे था। ये उठ करके ऊपर आ जाता है और ऊपर का जो टेम्परेचर है वो दिया हुआ है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऊपर का टेम्परेचर यानी T2 का मान आपको दिया हुआ है और ये दिया हुआ है आपको 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री सेंटीग्रेड को यहाँ भी हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे और जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो फिर देखें क्या हो जाएगा, 273 इसमें जुड़ जाएगा और 273 अगर आप जोड़ देते हैं तो देखिए ये हो जाएगा आपका 308 केल्विन। अब एक बात ज़रा ध्यान से समझ लीजिए, झील है तो झील में जब बुलबुला नीचे रहता है ना तो इसके ऊपर दो प्रकार का दाब काम करता है। एक वायुमंडलीय दाब काम करता है, एक वायुमंडलीय दाब काम करता है और दूसरा द्रव का दाब काम करता है। लेकिन यही बुलबुला जब ऊपर आ जाता है, यही बुलबुला जब ऊपर आ जाता है तो ऊपर आने के बाद देखिए ये बुलबुला जब ऊपर आ जाएगा तो ऊपर आने के बाद बुलबुले के ऊपर केवल वायुमंडलीय दाब कार्य करता है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो फिर पूछा जा रहा है, तो याद रख लीजिए हम जरा ये तली पर का दाब निकाल लेते हैं। तली पर का दाब P1 होगा। तो तली पर दो प्रकार का दाब होगा, वायुमंडलीय दाब होगा और द्रव का दाब होगा। तो वायुमंडलीय दाब जो है एक वायुमंडल होगा और एक वायुमंडल आपको मालूम है, देखिए एक वायुमंडल 1.013 इंटू 10⁵ होता है एक वायुमंडल। प्लस द्रव का जो दाब होता है वह H इंटू रो इंटू जी होता है। तो अब देखिए H की वैल्यू जो आपको दी गई है ये 40 मीटर दी गई है। मीटर को हम यहाँ देखिए, मीटर को अगर मिलीमीटर में हम बदल दें तो ये 40 है और मिलीमीटर में बदलेंगे तो इसमें 1000 से गुणा कर देंगे और 1000 से गुणा का मतलब देखिए, पहले ऐसे समझ लीजिए, गुणा करने की जरूरत नहीं है। दाब जो होता है H इंटू रो इंटू जी होता है, ये वायुमंडलीय दाब है और यहाँ द्रव का दाब H इंटू रो इंटू जी। तो रो जो होता है ये जल का घनत्व होगा और जल का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर है और जी की जो वैल्यू है ये 9.8। याद रखे रहिए, यहाँ ये तली पर हम दाब निकाल रहे हैं तो झील की तली में जो दाब होगा यह द्रव का दाब और फिर ये वायुमंडलीय दाब और द्रव का दाब दोनों के दाबों के योग के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर ये P1 की जो वैल्यू होगी, अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर ये वैल्यू कितनी आती है। तो अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लें तो देखिए सॉल्व करने के बाद ये जो वैल्यू आ रही है, देखिए ये तो आपका 1.013 इंटू 10⁵ और प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखें अब इस जीरो को अगर हम हटा दें तो ये हो जाएगा 4 और फिर 9.8 में 4 का गुणा कर देंगे। तो 9.8 में 4 का गुणा करें तो 4×8 = 32 हो जाएगा, फिर 3 हुआ और ये 4×9 = 36 और 36 और 3 हो जाएगा ये आपका 39.2
2 और गुणे हो जाएगा 10 का घात 4। एक काम करते हैं, हम इसमें 10 से भाग और 10 से गुणा कर देते हैं। तो 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा दशमलव यहाँ आ जाएगा, और 10 से गुणा करेंगे तो 10 का घात 5 हो जाएगा। आप जानते हैं जोड़ने और घटाने की क्रिया तभी की जा सकती है जब दोनों का घात बराबर, इसीलिए हम दोनों का घात बराबर किए हैं। यहाँ 10 का पावर 5 और यहाँ भी 10 का पावर 5 किए हैं। अब इसके बाद हम जो है इन दोनों को जोड़ लें, और दोनों को देखिए, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, 10 टू द पावर 5 कॉमन ले लीजिए, और इन दोनों को अगर हम जोड़ लें तो दोनों को जोड़ने के बाद ये वैल्यू देखिए ये आ जाएगा 4.49 के आसपास आएगा, आ जाएगा। इसको जोड़ लीजिए, 4 ये वैल्यू जो है 49 बल्कि 93 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। देखिए 93 हो जाएगी। 4.93 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल कहें या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहें। तो ये तली पर बुलबुल, जब बुलबुला तली में था, झील की तली में था, तो इसके ऊपर लगने वाला दाब था। अब यही बुलबुला जब ऊपर आ जाएगा, सतह पर आ जाएगा ना, तो ऊपर आने के बाद केवल इस पर वायुमंडलीय दाब काम करेगा। तो ये P2 हो जाएगा, और P2 की वैल्यू 1 वायुमंडल हो जाएगी, और 1 वायुमंडल की वैल्यू आपको 1.013 या इतना भी छोड़ सकते हैं 1.01। अगर ये 3 ना भी रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये जो 3 लिखे हैं 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल हो जाएगा। पास्कल लिखिए या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर लिखिए, जो चाहे लिख सकते हैं, इसको भी पास्कल लिख दें। तो अब जो है आपसे पूछा जा रहा था कि अब इसका आयतन कितना होगा। ध्यान समझिए, जब ये बुलबुला तली में था तो तली में आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब था। ये पूछा जा रहा है कि ये बुलबुला अगर ऊपर आ जाएगा तो अब इसका आयतन कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो ये पहले वाला जो आयतन था इसको V1 मान लेते हैं, और ऐसा करते हैं, ये सेंटीमीटर क्यूब में है, और चूंकि जितनी भी वैल्यूज हैं सब MKS सिस्टम में है, तो अब सेंटीमीटर क्यूब को हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो अब देखिए फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर V1 की जो वैल्यू है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदल दीजिए। तो 1 सेंटीमीटर को, अब 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलें तो 100 से भाग दे देंगे, और फिर सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में हम कन्वर्ट करेंगे तो 100 इंटू 100 इंटू 100, यानी ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। 10 टू द पावर 6 ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा। 1 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब हो जाएगा। ये V1 की वैल्यू हो जाएगी। अब चलें जरा ध्यान पूर्वक देखें। अब हम यूज करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, आदर्श गैस का समीकरण PV बराबर होता है म्यू RT। हमसे पहले का आयतन दिया हुआ है, ये बताया जा रहा है कि बुलबुले का आयतन इतना था, और जब ये बुलबुला ऊपर आएगा तो इसका आयतन कितना होगा। तो ये V2 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी होगी। अब चले जरा ध्यान पूर्वक देखें, V1 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका म्यू RT1 और बटा में हो जाएगा P1। अगर V1 की वैल्यू हम निकालें तो, और इसी तरह से अगर V2 की वैल्यू निकाली जाए तो V2 इक्वल टू हो जाएगा म्यू RT2 अपान हो जाएगा P2। तो अब जो है देखें V2 की ही वैल्यू पूछी जा रही, तो एक काम करते हैं, V2 में V1 से हम भाग दे देते हैं। तो V2 में V1 से अगर हम भाग दे दें तो फिर देखें क्या हो जाएगा, म्यू RT2 अपान V1 की वैल्यू हम रखेंगे। देखिए
ये V2 की वैल्यू रख रहे हैं तो ये P2 हो जाएगा, और फिर V1 की वैल्यू रखें तो फिर सॉल्व करेंगे तो ये P1 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा म्यू आर T1। अब देखिए क्या होगा, म्यू आर से म्यू आर कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका V2 बटा में V1 इजकल टू ये हो जाएगा P1 T2 अपान हो जाएगा P2 T1। और V1 V2 की वैल्यू पूछी जा रही तो V1 को इधर कर देंगे तो फिर V2 इजकल टू हो जाएगा P1 T2 अपान हो जाएगा P2 T1, और फिर ये हो जाएगा V1। अब सबकी वैल्यू हम रख करके इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए P1 की जो वैल्यू है, P1 की वैल्यू आपने देखा है ये 4.93 इंटू 10 टू द पावर 5 रख देते हैं। 4.93 इंटू 10 टू द पावर 5 हो जाएगा, और फिर T2 की वैल्यू रख दीजिए। T2 की वैल्यू 308 है, 308, और फिर बटा में हम P2 रखें तो P2 की वैल्यू है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5, और फिर T1 की जो वैल्यू है, T1 की वैल्यू आप देख रहे हैं ये 285 है, और फिर V1 का मान जो है, V1 की वैल्यू 1 इंटू 10 टू द पावर -6 है। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करके हमको V2 की वैल्यू निकालनी है। देखिए 10 टू दी पावर 5 से 10 टू दी पावर 5 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दें तो 100 से गुणा करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी, देखिए ये 493 हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपका 101। यानी कुल मिलाकर के देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, V2 की जो वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगा 493 इंटू हो जाएगा 308, और ये हो जाएगा 101 इंटू हो जाएगा 285, और इंटू हो जाएगा 10 टू द पावर -6। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखें आप इन ऊपर वाले का गुणा कर दीजिए, नीचे वाले का गुणा कर दीजिए, क्योंकि फिलहाल अभी कुछ कटने लायक दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऊपर वाले का गुणा कर दें और फिर नीचे वाले का गुणा कर दें, ऊपर वाले के गुणा में नीचे वाले के गुणा से भाग दे दें। ये वैल्यू लगभग 5.3 आएगी। ये वैल्यू हम अंदाज पे लिखे हैं, आप करने के बाद कीजिएगा, इसका कर लीजिएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन फिर डिवाइड कर दीजिएगा। तो 5.3 और ये आपका 10 टू द पावर -6 है, तो ये हो जाएगा आपका मीटर क्यूब। और अगर इसको फिर से आप सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं, और या नहीं तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो यही पूछा जा रहा था कि जब बुलबुला झील के तली में था तो उस समय उसका आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब था। अगर यही बुलबुला यहाँ सतह पे आ जाएगा तो उसका आयतन कितना हो जाएगा? तो उसका आयतन ये 5.3 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब हो जाएगा। ये चीज़ केवल इसमें जो पॉइंट जो है, जो माइंड करने वाली है, वो ये है कि जब बुलबुला तली में होता है तो उसके ऊपर 2 प्रकार का दाब काम करता है, एक वायुमंडलीय दाब और दूसरा द्रव का दाब। लेकिन वही बुलबुला जब ऊपर सतह पे आ जाता है तो उस पर द्रव का दाब नहीं काम करता है, केवल वायुमंडलीय दाब काम करता है। तो इसलिए यहाँ P1 के लिए हम वायुमंडलीय दाब भी जोड़ दिए हैं और P2 पर केवल वायुमंडलीय दाब है। तो इस प्रकार जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो था, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है, एक कमरे में जिसका आयतन 25 मीटर क्यूब है। ये क्वेश्चन नंबर हम आपको 6 बताने जा रहे हैं, और आयतन आपको दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 25 मीटर क्यूब है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप टेम्परेचर दिया हुआ है,
27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखें टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, इसमें 273 हम जोड़ लें तो ये केल्विन में बदल जाएगा। तो 273 अगर हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 300 केल्विन। अब देखें तथा एक वायुमंडलीय दाब यानी P की वैल्यू एक वायुमंडल, और एक वायुमंडल जो होता है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो वायु के कुल अणुओं की संख्या आपसे पूछी जा रही है। वायु के कुल अणुओं की संख्या हम मान लेते हैं कि अणुओं की संख्या स्मॉल n है, तो ये पूछा जा रहा है। जबकि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है, अगर नहीं भी दिया होता तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हम लोगों को मालूम है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन होता है। -23 जूल पर केल्विन होता है। तो चलिए हम लोगों से पूछा जा रहा है कि अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो देखें अब अगर अणुओं की संख्या के रूप में आदर्श गैस का समीकरण लिखें तो PV = हो जाएगा। देखिए एक चीज बता दें कि बोल्ट्जमैन नियतांक जो होता है वो R/N के बराबर होता है। तो R/N हमने आपको बताया था कि जब गैस नियतांक में आवागाद्रो संख्या से भाग दे देते हैं तो इन दोनों का जो अनुपात होता है वो बोल्ट्जमैन नियतांक होता है। बोल्ट्जमैन नियतांक kb होता है। तो अगर यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे तो N इंटू kb हो जाएगा। और आदर्श गैस का जो समीकरण होता है आपको मालूम है कि ये होता है PV बराबर RT। अब R के जगह पर हम N kb कर लें तो ये हो जाएगा PV = R के जगह पे ये N, और ये हो जाएगा kb, और फिर ये हो जाएगा T। यहाँ से N की वैल्यू अगर हम निकालें तो PV बटा में हो जाएगा kb और इंटू हो जाएगा T। चलिए रखते हैं हम यहाँ P की वैल्यू रख देते हैं 1.01 इंटू 10⁵ हो जाएगा। और आयतन यहाँ पर दिया हुआ है 25, और फिर अपान बोल्ट्जमैन नियतांक आपको मालूम है। बोल्ट्जमैन नियतांक 1.38 इंटू 10⁻⁻23, और कैपिटल T की जो वैल्यू है ये आपको दिया हुआ है 300। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर नीचे हम 100 से गुणा कर दे। देखें ऊपर 100 से गुणा करेंगे 101, नीचे हो जाएगा 138। अब इसके बाद जो है हम इसको ऊपर ले जाते। देखिए अगर यहाँ से 2 0 हम हटा दें तो देखिए 2 0 अगर हम हटा देंगे तो ये हो जाएगा -21, और -21 को अगर हम ऊपर लेकर चले जाएं तो फिर अब देखिए कि क्या मिलेगा। ये आपका ये है आपका 101, और ये हो गया 25। तो अगर 101 में 25 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 25,025 हो जाएगा। और फिर नीचे देखिए, नीचे है आपका 138 × 3, तो 138 में हम 3 से गुणा कर दे, 3 8 24 हो जाएगा, और फिर 2 हुआ, और तितली के 9 2 11 1 हो जाएगा, फिर हासिल 1, और 3 का में 3 1 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 414, और फिर जो है 10⁻⁻21 ऊपर जाएगा तो +21 और 5 ये हो जाएगा 26। तो अब जो है देखें ये 25,025 बटा में 414, अब इसमें हमको 414 से भाग देना होगा। तो फिर देखें ये वैल्यू लगभग 6.1 आएगी। ये वैल्यू जो है लगभग 6.10 या 6 चलिए 10 × 10⁻⁻6 कर देंगे
तो आपसे पूछा जा रहा है कि वायु के अणुओं की कुल संख्या कितनी होगी। तो ये वायु के अणुओं की संख्या 6.10 इंटू 10⁻26 होगी। ये अणुओं की संख्या, इसका कोई और नंबर का कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए यहाँ कोई मात्रक नहीं रखा जा रहा है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो आपको आज 3 क्वेश्चन बताए गए हैं, एक क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 बताया गया। और थोड़े से टेक्निकल थे ये तीनों क्वेश्चन, और फिजिक्स के न्यूमेरिकल हैं तो थोड़े से टफ होंगे, आपको ध्यान देना होगा। हमें उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।